पीएफआई पर केंद्र सरकार के बैन के बाद देश सहित बिहार की सियासत गर्मा गई है और बिहार की राजनीति अब इसे लेकर राजनीति शुरू कर दी है। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड सेना के कमांडेंट ललन बाबू। ललन जी, पीएफआई को केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, इसको कितना उचित मानते हैं? पीएफआई इसको 16 साल हो गए भारत के अंदर स्थापित, और मैं भारत ही नहीं कहना चाहता हूँ, विदेशों में भी इसकी बहुत ज़बरदस्त कार्यालय से लेके इनके काम करने का हर तरह का मतलब हालात स्थित है। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो पीएफआई को अगर प्रतिबंधित किया गया है तो मेरे हिसाब से बहुत सही है। इसका निर्णय केवल भारत सरकार ने नहीं किया है। 3 ऑपरेशन जो भारत के अंदर बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, उसमें एक खास बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो पटना का फुलवारी शरीफ में जब प्रधानमंत्री साहब का आगमन होने वाला था और उसी दौरान जो एनआईए और बिहार पुलिस के तालमेल के साथ ये जो भंडाफोड़ हुआ फुलवारी शरीफ के कांड का, तो बहुत साफ हो गया कि जो पीएफआई है वो देश के विभिन्न जगहों पे पूरी तौर पे देश विरोधी और कट्टरवाद इस्लामिक माहौल, और 2047 में भारत को अलकायदा और आईएस के साथ मिलकर इस देश को इस्लामीकरण की तरफ मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। तो मैं यकीनन ये बोल सकता हूँ कि एजेंसी चाहे एनआईए हो या भारत के और भी एजेंसी जैसे आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ईडी, इन सभी के ऑपरेशन के बाद इस आधार पे अगर भारत सरकार ने इसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है तो ये बहुत सही निर्णय है। और मैं समझता हूं कि जो आज तक नहीं हुआ, ये एक तरह का लेट हुआ, उसका कुछ खास टेक्निकल कारण होगा। उसमें एक कारण जरूर यह है कि हमारी देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें न्यायालय भी है और उस न्यायालय को पूरी तौर पे प्रमाण और सबूत भी प्रदान करने पड़ते हैं। तो जो ये 5 साल की प्रतिबंध लगाई गई है वो बहुत सही है, और अगर इसके ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध दर्ज करता है तो वो राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है और वो उनकी अपनी निहित स्वार्थ हो सकती है। लनो, एक बड़ा सवाल है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं पूरे देश भर में, अगर आप बीजेपी को छोड़ दें तो तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि पीएफआई अगर वाकई में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो केंद्र सरकार को प्रूफ करना चाहिए। क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए? बहुत आपने जो बात बताया वो हम लोग भी इस बात को बोल रहे हैं कि साहब किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए और सत्ता और विपक्ष दोनों को पूरी तौर पे संवाद और चर्चा करके जानकारी दी जाए तो ये देश के लिए भी बेहतर होता है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें आपको बोलना चाहूँगा कि पीएफआई जब 2 ऑपरेशन हाल के दिनों में हुए जिसमें 116 और लगभग 200 दूसरे ऑपरेशन में लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया और जरूरत के हिसाब से उनको रिमांड भी ली गई, और बिना सबूत और आधार का इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगता। मैं फिर इसके ऊपर दबाव के साथ बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा, और आज दुनिया की जो माहौल आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसमें फिर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रतिबंध लगाई गई हैं लेकिन इसको आतंक संगठन घोषित नहीं किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा तकनीकी रूप से एसडीपीआई जो इसका पॉलिटिकल विंग है इसके ऊपर भी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। इनके साथ जो 8 विंग हैं सहायक, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाई गई हैं। इसके कुछ तकनीकी कारण है। तो मैं ये बोलने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता हूँ कि जरूर चर्चा और संवाद करनी चाहिए थी, खास करके विपक्षी दलों के साथ। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये गोपनीय चीज़ है और जब आधार मिला है तो इस आधार के ऊपर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं वो जायज़ हैं, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। इनके लिए 6 महीने का समय होता है, और 6 महीने में अगर पीएफआई प्रूव कर देता है कि साहब हम इन कामों से दूर हैं या हम इस कामों के प्रति कोई हमारी दिलचस्पी नहीं है और हमारे तक से सामाजिक संगठन के तौर पर भारत में काम करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर 5 साल की प्रतिबंध लगाई गई है तो हो सकता है कि हालात को देखते हुए इससे पहले इसको पूरी तौर पे इसको आतंकवादी संगठन भी घोषित किया जा सकता है। जो इनकी इंफॉर्मेशन मिली है, हवाला फॉरेन के अंदर इनका संबंध, अलकायदा से भी संबंध, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फुलवारी शरीफ के अंदर जो दस्तावेज मिला है उसके अंदर मुख्य पृष्ठ के ऊपर ओसामा बिन लादेन, उसके बाद कई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री मिली है जो बताती हैं कि इन्होंने कुछ वीआईपी नेताओं को भी टारगेट, वाइटल पॉइंट को भी और वाइटल इंस्टॉलेशन को भी इन्होंने एक सूची बनाई हुई थी, और इसी आधार पे 13 जगह बिहार के अंदर एनआईए ने भी छापा मारा है। मैं यकीनन बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी और कुछ इनके दफ्तर,
कुछ इनके हाइडआउट, इसके ऊपर कुछ न कुछ अभी एक्शन होंगे और इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएफआई पर बैन के बाद जो इस तरह के संगठन हैं जो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, क्या उनका मनोबल जो है वो टूटेगा? बहुत एकदम पक्की बात है। जब इनके सभी दफ्तरों को सीज कर दिया गया, इनके जितने बैंक खाते हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जो इनके काम करने वाली जो विंग हैं, चाहे वो वोमेन विंग हो, चाहे स्टूडेंट कैंपस यूनियन का हो, इनके इमाम संगठन हो, एडवोकेट और लीगल वाले हों, सभी के ऊपर इनके मतलब बैंक खाताओं को जब बंद कर दिया गया, इनके कमर को तोड़ दिया गया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब ये कोई भी हरकत अपना नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो इनको तुरंत राज्य सरकार, जिनके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर होता है, उनको ये पूरी अधिकार और कार्यक्षेत्र है कि इनके ऊपर एक्शन करे। तो मैं एकदम इस बात को यकीनन बोल सकता हूं कि जो ये पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध हुआ है, ये पूरे देश में इनके ऊपर एक तरह से नकेल कसने की काम हुई है और अब इनके पास मौका है कि अपने को साबित करें कि हम सामाजिक संगठन है, हम देश के प्रति कोई विरोध काम नहीं करते, हम राष्ट्र के प्रति हमारी समर्पण है। अगर नहीं करते तो आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसको आतंकवादी संगठन भी घोषित करना कोई बड़ा चीज नहीं है और ये होने की संभावना बनती है। चलिए, ललन बाबू हैं, डिफेंस से रिटायर किए हुए हैं, रिटायर कमांडेंट हैं, और इनके शब्दों में अगर माने तो पीएफआई पर बैन लगा कर केंद्र सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है और इससे आने वाले दिनों में जितने भी गैर जो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं जो भी संगठन, उनको निश्चित तौर पर एक करारा जवाब मिलेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।